मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, प्रेमलोक क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर, बासी रोड, भीमा पार, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा चिकित्सालय पूर्णतः आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, जिसमें आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा सभी प्रकार की व्याधियों की चिकित्सा करी जाती है। पंचकर्म, क्षार सूत्र जैसी विधियाँ हमारे चिकित्सालय में होती हैं। मित्रों, काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। आज हम एक नए विषय के साथ, एक नए रोग के साथ आए हैं। ये एक सामान्यता होने वाली बीमारी है, जिसे हम आयुर्वेद में अम्लपित्त के नाम से जानते हैं और आधुनिक भाषा में उसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं। हाइपर एसिडिटी या अम्लपित्त की स्थिति में क्या होता है कि हमारे पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, भूख अच्छी नहीं लगती और लगती भी है तो इतनी जलन होती है कि कुछ भी खाया नहीं जाता। मैंने तो ऐसे ऐसे रोगी देखे हैं कि वो पानी भी पीते हैं तो भी जलन होती है। डकारें आती हैं, डकारें इतनी तेज आती हैं कि जलन के साथ पूरा सीना, यहाँ चेस्ट से लेकर के छाती से लेकर गले तक जलन, जैसे लगता है किसी ने आग भर दिया हो। खट्टा पर गले पे कुछ रखा रहना, मुंह का स्वाद खट्टा खट्टा लगना, पेट का साफ ना होना, ये सारी परिस्थिति बनी रहती है। किसी किसी में, किन्हीं किन्हीं लोगों को उल्टी भी लगती है। मन का उनको जो है ऐसा लगता है कि जी मचलाना जिसे बोलते हैं, हृदयास जी मचलाना बोलते हैं, वो परिस्थिति भी बनती है। तो ऐसी व्याधि बनती है जिसे हम अम्लपित्त के नाम जानते हैं। अगर ये व्याधि बढ़ जाए और ज़्यादा अगर इसका समय से चिकित्सा न करी जाए तो ये बढ़ करके और सारी कई व्याधियों को जन्म देती है। प्रधानतः ये गुर्दे के रोग को ज़्यादा प्रभावित करती है। गुर्दा, हृदय के रोग को कुछ लोगों को देखते होंगे। ऐसे लोगों को रक्तचाप, उच्च रक्तचाप जरूर मिल जाता है। अगर लंबे समय तक अम्लपित्त की चिकित्सा न करी जाए तो उनका रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, गुर्दे की काम करने की प्रक्रिया रुक जाती है और होता क्या है कि मूत्र त्याग बार बार होने लगता है, क्योंकि शरीरगत अम्लता बढ़ जाती है। तो शरीरगत रक्तगत अम्लता बढ़ती है तो उस दौरान जो है मूत्र त्याग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसे दौरान कुछ लोग नहीं समझ पाते तो उसकी चिकित्सा, बहुमूत्रता की चिकित्सा अलग तरीके से करने लगते हैं। लेकिन मेन डायग्नोसिस, मेन कारण तो अम्लपित्त होता है। उसकी चिकित्सा करने से इस व्याधि से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है। कहा भी है, प्रधान रोग की चिकित्सा करने से जो उसके अनुगामी या सहयोगी रोग व्याधि है वो अपने आप समन की अवस्था में आ जाते हैं। अब मित्रों, एक सबसे बड़ी समस्या होती है मेरे, खास करके मेरे वीडियो में या मेरे जो भी मैं बनाता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, उसमें मैं कोई चिकित्सा जल्दी नहीं बताता, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि मैं कोई एक फार्मूला बता दूं उससे सभी लोग ठीक हो जाए। मेरा यह मानना नहीं है। मैं कभी इसके पक्षधर में नहीं रहता कि कोई एक फार्मूला या कोई एक योग है, कॉम्बिनेशन है जो सबको दे के मैं ठीक कर पाऊँ। मुझे नहीं लगता है। इतने साल की प्रैक्टिस में, मैं 2010 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज 10-11 साल हो गया। 10-11 साल के अनुभव में मैं इतना जानता हूँ कि मुझे नहीं लगता कोई एक फार्मूला सदैव कार्य करे, हमेशा काम करे, वो सब पर वही चलता रहे, ऐसा नहीं होता जब तक डायग्नोसिस। क्योंकि अम्लपित्त का जो कॉम्बिनेशन वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। किसी को उल्टी फील होती है, किसी को नहीं होती, किसी को दर्द होता है। हाँ देखिए, एक बात और बताना भूल गए कि अम्लपित्त की अवस्था जब बढ़ती है तो इतनी ज़्यादा अम्ल बनने लगती है कि जो हमारे आंतों की या पेट की, स्टमक और इंटेस्टाइन की दीवारें छिल सी जाती हैं। कभी कभी किसी को छिल जाएंगे, दाने पड़ जाते हैं उसमें। ऐसे भी व्याधि के रोगों को मैंने ठीक किया है। और कुछ लोगों को तो अल्सर, वही जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या उसमें जो
बहुत ज़्यादा शराब पीते रहते हैं या इस तरह की अम्लीय और पदार्थ को लेते रहते हैं, गांजी का सेवन करना या शराब का सेवन करना या बहुत ज़्यादा तले भुने और कड़वे चरपरे पदार्थों का सेवन करना, ऐसे लोगों को वो क्या करता है और वो बढ़ाता जाता है वहाँ की एसिडिटी, जिस कारण वहाँ की दीवार जो होती है वो छिल सी जाती है और एक अल्सर सा बन जाता है। तो उसकी भी समस्या एक जटिलता के रूप में अम्लपित्त के बाद में उत्पन्न होती है। लेकिन हम अभी सामान्य एक अम्लपित्त की बात करते हैं। और तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके होने का कारण क्या है। पहला कारण ये होता है कि हम जो भी भोजन लेते हैं ये बहुत ज़्यादा जलन करने वाले अम्लीय पदार्थ, खट्टे पदार्थ, शराब, गरिष्ठ भोजन जैसे कि शीघ्रता से न पचने वाले, आसानी से न पच सकने वाले लेने की स्थिति में यह अम्लपित्त रोग होने के चांसेस रहते हैं। निदान कारण इसके कारण यही होते हैं। इसके बाद जो आती है स्थिति बनती है वो आती है कि अगर हम इस तरह के आहार, एक परिस्थिति और बनती है कि अगर हमने जैसे कोई खाना खाया और उसके कुछ अभी वो पूरा पचा भी नहीं कि बीच में फिर हमने कोई खाना खा लिया। अब इसमें यह नहीं है कि आपने खाने का अगर आपने एक अम्ल पदार्थ दिया फिर बीच में फिर आपने बार बार रिपीटेड अल्कोहल का सेवन करना, बार बार रिपीटेड खट्टे पदार्थों का, मिर्च वाली चीज़ों का सेवन करना, तो इस तरह से क्या होता है कि भोजन जो होता है वो अम्लपाकी होने लगता है। यानी कि पाचन की जो प्रक्रिया में होता है वो उसकी प्रक्रिया में अम्लता ज़्यादा बढ़ने लगती है। इस दौरान क्या होता है, जब बॉडी के अंदर एसिडिक नेचर बढ़ता है या अम्लता बढ़ती है तो उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन, आंतों के अंदर रुकावट आने लगती है। तो एक आगे चल के अपक्व आहार आता है, क्योंकि पित्त की बड़ी अवस्था होती है। जैसे आग में बहुत दागती आग हो, उसमें अन्न का डाल दीजिए और तुरंत जल के काला हो जाएगा। एक ऐसी चीज़ बनेगी जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, राख भी नहीं ढंग से बनेगा। वही हाल हमारे पेट का होता है। अगर उस बढ़ी हुई अग्नि की अवस्था में हमने आहार ले लिया तो क्या करता है, इस जिसे भोजन को जला सा देता है। तो इस परिस्थिति में पित्त जो होता है वो शरीर के जो नीचे वाले भाग में जब भोजन उस पित्त के कारण पचकर जो जाता है वो अपक्व आहार की स्थिति में रहता है, विदग्ध अवस्था में। मतलब विदग्ध का अवस्था मतलब कि ना पूर्ण रूप से पचा होता है ना पूर्ण रूप से कच्चा ही होता है, ऐसे स्थिति रहती है। तो वो चाहता तो आते क्या करती हैं, आते तो इस बात चीज़ के लिए बनी है कि पके हुए अपक्व मल को बाहर निकालना, जो हमारे वेस्टेज प्रोडक्ट है उनको निकालना, बाकी यूजफुल चीज़ को वो एसिमिलेशन के द्वारा, अवशोषण के द्वारा वो निकाल लेते थी, बॉडी की में पहुँचा देती है। अब होता क्या है कि वो कब्ज वाली चीज़ें जब अपक्व आहार जाता है तो उसमें यूजफुल चीज़ें तो होती ही नहीं, बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं ऐसी परिस्थिति में। तो वास्तव में क्या होता है, उसकी गति भी रुकने लगती है और उनको कब्ज होने लगता है। तो ऐसे लोगों को कब्ज भी रहता है। कब्ज होने की स्थिति में वो जो अब अपक्व आहार आपका है वो क्या करता है, वहाँ सड़ने लगता है, उससे एक लिक्विफाइड आम पदार्थ भी निकलने लगता है विदग्ध आहार से। दूसरी बात होती है पित्त जो होता है वो जब पित्त विदग्ध होता है तो उस दौरान पित्त भी लिक्विफाई हो जाता है, क्योंकि पित्त का जो रूप है वो द्रव रूप में आ जाता है विदग्ध जो, और उसमें अम्लता ज़्यादा हो जाती है। तो वो अम्लता और वो उधर से जो अपक्व आहार से जो निकलने वाला पदार्थ है वो भारी होता है और वायु बढ़ती है तो वायु भी, गैस भी भरने लगती है। तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ आती है डकार के रूप में, जिससे आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न उसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। रिफ्लक्स सही शब्द यूज होता है, लेकिन सच्चाई है कि इसका निदान इन सब प्रक्रियाओं में ही हो जाता है। मैं एक सामान्य परिस्थिति में छोटे बातों में इन सबको आपको बताना चाहता हूँ। अब आवश्यकता आती है कि हमें करना क्या है ऐसी परिस्थिति में। देखिए भाई, अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो पहले अपने आप सुबह से शाम तक के डाइट, आहार विहार के शेड्यूल को चेक करें और एक अच्छे डॉक्टर को, आयुर्वेद के डॉक्टर, क्योंकि इसका एलोपैथ में कहीं कोई इलाज नहीं है, स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए, कहीं कोई इलाज नहीं है।
श्योर आपको जो भी दवाइयाँ आती हैं वो आपको दे दी जाएंगी, सुबह शाम खाते रहेंगे, लेकिन उससे पित्त का कहीं भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो जैसे रहता है वैसे ही बना रहेगा। आपको तात्क्षणिक लाभ होगा, तात्कालिक लाभ होगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा, लेकिन आपको कोई पूर्णकालिक या पूर्ण समय तक के लिए लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को पकड़ें, अपनी पूरी लाइफ स्टाइल उसको बताएं कि सुबह से शाम कितने बजे उठता हूँ, शाम को मेरा क्या काम है, क्या क्या कार्य प्रणाली है, कैसे कैसे मैं भोजन करता हूँ। उसके बाद वो आपकी डाइट चार्ट को सेट करेंगे, और उसके डाइट चार्ट सेट होने के बाद फिर आपकी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन चलती है। इसीलिए मैं वो आपसे बोला, पहले ही बोल दिया कि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको एक को दे करके मैं सबको ठीक कर ले जाऊँ। इसलिए ऐसे लोगों को पहले डायग्नोस करना होता है, उसके बाद उसकी चिकित्सा होती है, और फिर चिकित्सा के बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, और वही आहार विहार अपने प्रकृति के अनुरूप आहार विहार करना होता है, उसके बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, ऐसे लोगों को असामान्यतः जितने भी गरिष्ठ भोजन हैं वो से बंद कर देना चाहिए। अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल के लेना बंद कर देना चाहिए। छाछ वो लेते हैं, कांजी वगैरह लेते हैं, बियर लेते हैं, ऐसे लोगों को मैंने काफ़ी लोगों को देखा, ठीक ठीक किया है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बियर पीने वाले होते थे, अल्कोहलिक होते थे, तो बंद करने के बाद फिर वो काफ़ी अच्छा उनमें आराम मिल जाता है। अब इसके साथ साथ एक बात और भी है कि सुबह जब आप इस तरह के लोग उठते हैं तो सर एक सामान्य सी मेडिसिन जो मैं सबको बताता हूँ वो ये है कि रात को 4-6 मुनक्का भिगो दीजिए, और उसमें सुबह मिश्री मिला करके, और जो है वही चाट के थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये आपको बेसिकली क्या करेगा, अम्लता का भी नाश करता है, और दूसरे ये कोष्ठ का शोधन भी करता है, मतलब मल का नीचे के भाग से निकालता भी है। दूसरी बात ये होती है कि जब भी जो भी भोजन करें, जो भी खाना खाएं, उसमें मूंग की दाल का सेवन कर दें। मूंग की दाल जरूर लें, लेकिन ये ध्यान रखिए इन सब का किसी भी चीज़ का सेवन अगर किसी डॉक्टर के देख रेख में हो तो सबसे बेहतर आता है, बहुत अच्छा परिणाम आता है। मूंग की दाल का सेवन करें। दूसरी बात ये कि नारियल के पानी का सेवन, या नारियल को छील करके उसमें मिश्री मिला कर खाएं। परवल का सूप पिएं, गिलोय का सूप पी सकते हैं क्योंकि ये भी अम्लता का नाश करता है। आंवला का सेवन कुछ लोग करते हैं, लेकिन आंवला अम्लीय होता है, एक बात ध्यान रखिए। आंवला के लेने की विशेष परिस्थिति होती है, उसको देने का एक तरीका होता है, उसको ऐसे ना लें। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं तो आप बहुत ही शीघ्रता से लाभ पा सकते हैं। पेट साफ करने का प्रयास करें, रात में फाइबर्स वाले फूड ज़्यादा लें, रोटी सब्जी खाएं, चावल बिल्कुल ना खाएं। जो आसानी से पचता है, बाहर की बनी चीज़ों को ज़रूर, बाहर की बनी चीज़ों को अवॉइड करें, उन्हें मत लें, क्योंकि उनसे आपकी पाचन प्रक्रिया जो डिस्टर्ब होगी, और पाचन की प्रक्रिया डिस्टर्ब होगी, और आपका पाचन प्रणाली सही नहीं होगा, अम्लीय परिस्थिति बनेगी। इसलिए जितने भी फास्ट फूड खाते हो, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, जो भी मंचूरियन, क्या क्या चीज़ें, जो नूडल्स जो भी आती हैं, उन्हें सब बंद कर दें, फास्ट फूड बंद कर दें, और आहार विहार का बढ़िया सेवन करें, समय से भोजन करें। इसके उपरांत आपको निश्चित तौर से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक डॉक्टर से को कंसल्ट करें, आयुर्वेद का कोई भी डॉक्टर पकड़ें जो योग हो, जो आयुर्वेद की पूरी कॉन्सेप्ट पथ्य अपथ्य का, इसके ट्रीटमेंट में पथ्य और अपथ्य क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा ये व्याधि समूल नाश नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार पकड़ने के बाद फिर पित्त को नॉर्मल सामान्य अवस्था में लाने में बहुत समय लग जाता है, और इसके विकलित होने पर आपके शरीर के साथ साथ मस्तिष्क की अवस्था भी बिगड़ जाती है, अनिद्रा की स्थिति आती है, चित्त हमेशा विकृत रहता है, बेचैनी